नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप धुआं साज संधान 99 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम पढ़ रहे थे उपसर्ग, और उपसर्ग में हम तत्सम उपसर्ग पढ़ रहे थे, उसमें हम काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं आगे के शेष उपसर्ग। पिछली बार हमने पढ़ा था, निश तक पढ़ा था। अब ये पढ़ेंगे हम आज निर। निर का मतलब क्या होता है? निर किसी भी शब्द के मूल शब्द के आगे जुड़ता है तो उसका अर्थ निषेध के संदर्भ में आता है, निषेध नहीं के संदर्भ में आता है। तो इसमें देखिएगा, निषेध, रहित, विशेष, पड़ा, बिना, कुल मिलाकर के इसका ज़्यादातर शब्द वही बनते हैं जिसमें निषेध या बिना रहित के जो आता है। निर्बल सिंपल सा है। इसमें हम देख सकते हैं निर उपसर्ग दिख रहा है, निरपराध। निर रै में देखिएगा, रै में उपसर्ग नहीं है, इसलिए निर हलंत वाला है, और यहाँ जो शेष बचेगा तो रै में ए मौजूद है, इसलिए बचेगा निर अपराध। निर्विरोध सिंपल है। निर्वाचन, निर और वाचन, वाचन शब्द अलग से दिख रहा है। निर्भय इसमें पता चल रहा है, निर्जन इसमें पता चला, निरंजन इसका देखिएगा, निर अंजन, अंजन आँख, यानी कि जो आँखों से दिखाई नहीं देता है उसको हम कहते हैं निरंजन, जो दृश्यमान नहीं हो। तो यहाँ निरंजन होगा। निर्धारित, धारित धारण करना, यहाँ निर स्पष्ट दिख रहा है। इसमें ऊपर रै आधा है और ध आगे, यानी पूरा व्यंजन है, ईश्वर युक्त है तो रै ऊपर चला गया। जिस चीज़ में रै ऊपर है उसमें तो स्पष्ट दिख रहा है, निर है। निर्विवाद, निरअन, निरन मतलब खाली पेट, निरन, निर और अन, इसमें हलंत नहीं है रै में, इसलिए इसमें क्या है, ए मौजूद है। उसमें निर हलंत वाला निकालने के बाद अन्न बचता है। निरअभिलाषा, निरअभिलाषा जहाँ भी ए निकाल करके हम आगे रखते हैं उसमें देखेंगे अब रै में कहीं भी हलंत नहीं मिलेगा आपको। निरअभिलाषा जिसकी कोई इच्छा नहीं हो। निरभ्र, अभ्र आकाश को भी कहते हैं, अभ्र बादल को भी कहते हैं, और इसमें निरअभ्र ये वाला जो शब्द है इसको देखिएगा, निर प्लस अभ्र होगा। ये अभ्र आकाश को भी कहते हैं, लेकिन निरभ्र शब्द का जो अर्थ निकलेगा वो होगा मेघ शून्य या स्वच्छ आकाश। निरस्त्र, अस्त्र रहित, अस्त्र, अस्त्र जो दूर से फेंक के मारे रहने वाला होता है उसको अस्त्र बोलते हैं। हाथ से जो मारते हैं पकड़ कर, जैसे तलवार है तो इस अस्त्र है। निरापद, आपद का मतलब होता है आपत्ति, यह आपदा, संकट, तो निरापद संकट रहित। निर्दय इसमें स्पष्ट दिख रहा है। निर्वासन, इसमें निर्वासन यानी आवाज़ से निकाल देना, निर्वासन दे देना। निर्गुण, यहाँ निर्गुण शब्द आया मित्रों, ये आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो इसमें निर्गुण का अर्थ क्या होता है, निर्गुण भक्ति साहित्य आप पढ़ते हैं तो इसमें निर्गुण का मतलब क्या होता है ये साथ में आपको बता दूं बेसिक जानकारी के लिए। पाप, जरा, मृत्यु, क्षुधा, शोक, पिपासा, इन 6 हेय गुण, हेय का मतलब होता है जो निम्न घटिया गुण होते, इनसे रहित जो होता है वो क्या कहलाता है, निर्गुण कहलाता है। यानी कि जिसे जो पाप नहीं करता हो या जिसको पाप नहीं लगता हो। जरा, जिसे बुढ़ापा नहीं आता हो। मृत्यु, जिसको कभी मृत्यु नहीं व्याप्ति हो। क्षुधा, जिसको भूख नहीं लगती हो। शोक, जो कभी दुखी नहीं होता हो। पिपासा, जिसकी कोई इच्छा नहीं हो। इस तरह का जो भी होता है, इन 6 जो हेय गुण आम जीव के लिए ये सब लागू हैं, और इन 6 हेय गुणों से जो रहित होता है उसको कहते हैं निर्गुण, यानी इन गुणों से रहित। तो निर्गुण में यानी गुणों से रहित, लेकिन कौन से गुण, हेय गुणों से रहित होने का निर्गुण कहा जाता है। निर्णय, निर्णय का यदि आप संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, निर प्लस नय होगा। ऐसा क्यों होता है, ये हमने व्यंजन संधि में पढ़ा है। री रै सै के बाद यदि नय आता तो नय का क्या हो जाता है, णय हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाता है, णय हो जाता है। निर्लिप्त, जो किसी में शामिल नहीं हो। निर्बाध, स्पष्ट दिख रहा है। निर्वाह, वहन करना। निर्देश,
निर, ऊपर रे लगा हुआ, रे जिसके ऊपर लगा हुआ सब में निर है। निरामय, निरोग। अब इसमें देखें आप, निरोग हमने पढ़ा, बाकी में तो स्पष्ट है निरामय। अब इसमें क्या देखेंगे आप, निरोग। और हमने संधि में क्या पढ़ा था, निरोग। व्यंजन संधि में यही तो पढ़ा था, और व्यंजन संधि इसका होता भी क्या है, नि प्लस रोग। ये संधि की दृष्टि से यदि जब भी संधि करते हैं तो आप इस तरह से करें, ठीक है। और यदि इसमें उपसर्ग ढूंढते हैं आप, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का क्या कर दे, रै कर दे, निरोग। तो इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना। निरोग में आपको किसी भी एंगल से नहीं लगेगा कि इसमें निरुपसर्ग है क्या, जबकि इसमें निरुपसर्ग होता है। निरोग जो रोग से रहित हो। लेकिन यदि आपको संधि करवाई जाए तो आप निर प्लस रोग नहीं करेंगे, निरोग करेंगे। व्यंजन संधि है इसमें। निर ई है, निर ई है का मतलब एकदम सीधा साधा जो होता है उसको बोलते हैं निरीह, जिसकी कोई इच्छा नहीं होती हो। निरीह प्राणी ऐसे बोलते हैं ना, हम एकदम निरीह प्राणी है जिसकी कोई चाहत नहीं होती हो। निरीक्षक, इसमें स्पष्ट दिख रहा है, दीर्घ स्वर संधि है, निरीक्षक। निर्मला, जो साफ स्वच्छ हो उसके संदर्भ में आता है निर्मला। तो ये था मित्रों निरुपसर्ग। और निरुपसर्ग के इतने सारे शब्द यदि आप हल कर लेते हैं तो आप कोई ना कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर उसके आगे है प्र उपसर्ग। प्र उपसर्ग कहाँ कहाँ लगाया जाता है, और जहाँ लगाया जाता है तो उसका अर्थ क्या निकलता है, उन शब्दों का अर्थ क्या निकलता है। प्र यदि लगाते हैं तो किसी शब्द का अधिक निकलेगा, किसी के आगे है। ये भागे नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गए कई जगह, आगे, ऊपर, उत्कर्ष, यश, इस तरह के शब्द निकलते हैं। अब यहाँ देखिएगा, प्रबंध, प्रबंध करना आप समझते हैं ना, अच्छे से व्यवस्थित करना। एक तो बंध होता है, और प्र लगाने से मतलब विशेष रूप से उसको व्यवस्थित कर देना। प्रबल, एक तो बल होता है, साधारण अर्थ में बल आ गया, बल। प्रबल यानी कि विशेष बल। प्रख्यात, ख्यात शब्द होता है, ख्यात का मतलब प्रसिद्ध, लेकिन प्रख्यात का मतलब हो गया विशेष रूप से प्रसिद्ध। अब ख्यात में यदि हम क्यों लगा दे, कु लगा देते, कुख्यात, तो यहाँ देखिएगा प्र लगाने से क्या हुआ, जो अच्छे कार्यों के लिए सामाजिक नियमों के अनुसार चल करके जो प्रसिद्धि प्राप्त करता है वो होता है प्रख्यात। लेकिन कु का अर्थ, कु उपसर्ग लगाते ही हो जाता है इसका बुरा। तो बुरे कार्यों के लिए जो प्रसिद्ध होता है उसके लगता है कु, यानी कुख्यात लगता है। तो ख्यात का मतलब तो प्रसिद्धि हो गई। इसमें दो तरह के उपसर्ग जोड़ दिए, प्र लगते ही मतलब अच्छे कार्यों के लिए, और कु लगते क्या है, बुरे कार्यों के लिए। यहाँ यश के संदर्भ में, यानी कि जो प्रख्यात होता है वो उसका यश, प्रसिद्धि, उसके संदर्भ में आया। प्रहार, प्रमेय, प्रमेय का मतलब होता है प्रमाण द्वारा सिद्ध करना, मेय। तो ये शब्द जरूर आप ध्यान में रख लेना। प्रमेय में प्र उपसर्ग लगा हुआ है, याद रहे। प्रमेय, प्रहार, प्रहार करना, हार अलग दिख रहा है। प्रस्थान, स्थान, और किसी स्थान के लिए जाना, प्रस्थान। स्थान शब्द अलग से दिख रहा है जिसको हम अच्छे से पहचानते हैं। गति शब्द को हम अच्छे से, प्रगति। प्रकाश, अब ये काश शब्द है, काश किसको कहते हैं, आ उपसर्ग भी हमने पढ़ा था काश से पहले, आकाश। और यहाँ क्या लगा दिया, प्र उपसर्ग लगा दिया। तो काश शब्द का मतलब होता है चमकना, ठीक है। तो आ लगाते ही उसका होगा आकाश, जो रोशनी देता है। और प्रकाश, विशेष रूप से जो चमक रहा है उसको प्रकाश कहते हैं। और प्रभु, अब इसमें बहुत सारी लोगों को ये कंफ्यूज रहता है कि प्रभु ऐसे लिखा जाता है या फिर ऐसे लिखा जाता है। बहुत सारे छोटा ऊ लगाते हैं। अब इसी भू का मतलब होता है उत्पन्न होना, ठीक है, स्वयंभू, जो अपने आप ही उत्पन्न हुआ हो। अब ये भू जो है ये छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है। इसमें प्र लगाते ही जो विशेष रूप से उत्पन्न हुआ हो उसको प्रभु।
तो यहाँ प्रभु में बड़ा काम में लेना है। भू का मतलब आप अलग से याद रखना, भू का मतलब होता है उत्पन्न। इस भू में पहले स्वयं लगा देते हैं, तो स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब अपने आप ही जो उत्पन्न हो गया हो। तो भू का मतलब याद रख लेना, प्र उपसर्ग लगा हुआ है। प्रोज्वल, अब इसको देखना, प्र उत ज्वल, इसको विच्छेद करके क्यों लिखा गया? इसमें यदि हम उपसर्ग ढूंढते हैं तो प्र उज्ज्वल शब्द है, प्र उज्ज्वल, उज्ज्वल, और उसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा महत्वपूर्ण बताने का प्रयास करते हैं तो उसमें प्र उपसर्ग लगा देते हैं। ए ऊ से क्या बनता है मित्रों? यहाँ मौजूद प्र में क्या है? ए मौजूद है, प्र उपसर्ग है, और उसके बाद क्या है? ऊ है। तो ए ऊ से क्या बनता है? ओ बनता है। तो इसको हम क्या कर दिया? प्रोज्वल। ठीक है। अब यहाँ एक चीज आप देखें कि होना तो ये चाहिए प्र उज्ज्वल, लेकिन प्रोज्वल में जय पूरा कैसे आ गया? ये सोचने वाली बात है। इसको देखें, प्र उत ज्वल, ठीक है। किसी भी सूरत में यहां पूरा जय नहीं आ सकता। यदि हम उज्ज्वल का संधि विच्छेद करते हैं, उत प्लस ज्वल, तो नियम क्या कहता है? तय दय हो, प्रथम पद के अंत में तय दय हो और दूसरे पद के आरंभ में टय डय लय जय कुछ भी हो तो तय दय का क्या हो जाता है? जय हो जाता है। तो यहां उद में यदि आधा जय है, ये सॉरी आधा दय है, तो जय भी क्या होगा? आधा होगा। तो ये वाला जो है प्रोज्वल, ये शब्द एकदम सही है। ठीक है, ये सब जगह लिखा हुआ मिलेगा आपको प्रोज्वल, लेकिन ये व्याकरणिक दृष्टि से यदि हम इसका विश्लेषण करते हैं तो किसी भी एंगल से प्रोज्वल शब्द सही नहीं होता है, क्योंकि उज्ज्वल में दोनों जय आते हैं और उत्ज्वल शब्द बन करके ये क्या बना है? प्रोज्वल बना है। ये मिसप्रिंट है। प्रपंच, ये तो हम जानते हैं, प्रपंच, प्रपंच करना, कोई भी प्रपंच होना। प्रपंच में अब इसके आगे लगा दे, सर लगा देते हैं, सरपंच, पंच शब्द तो होता है ना, प्र उपसर्ग लगा हुआ है। प्र ईरणा, ए ई से क्या बना हुआ है? ए बना हुआ है। तो इसमें प्र ईरणा, यदि आपने संधि पढ़ी है तो आपने जरूर याद होगा, ये शब्द आया भी है पहले। प्रकोप, कोप का मतलब होता है क्रोधित होना। प्रकोप, प्रकृति का प्रकोप, प्रकृति जब क्रोधित होती है उसके संदर्भ में क्या आता है? प्रकोप शब्द आता है। तो कोप, कोप भवन, और तो कोप शब्द अपने आप में होता है प्र उपसर्ग, प्र कोष्ठ, कोष्ठ, कोष्ठक, कोष्ठ तो होता है, तो यहाँ प्र उपसर्ग है। प्रयास, प्रयास में आपको यास शब्द जो है ये ऐसे लग सकता है कि यास शब्द होता है कि नहीं होता है, लेकिन इसके पहले सा जोड़ते हैं तो शायास बनता है ना, तो यास मूल शब्द होता है। ताप, प्रताप, प्रताप का मतलब क्या होता है? यश होता है, प्रताप फैलना। ताप शब्द होता है, प्र उपसर्ग अलग दिख रहा है। प्रचार, आ जोड़ते ही क्या बन जाता है? आचार, मूल शब्द है ना। प्रसार, नी जोड़ते ही क्या बन जाता है? निस्सार। प्रसन्न, अब प्रसन्न में सन शब्द पहले आ चुका है, सन मूल शब्द होता है। याद रखने के लिए इसमें आ जोड़ते क्या बन जाता है? आसन बन जाता है। यदि ऐसा में डाउट होता है कि सन शब्द होता है कि नहीं है, तो इस मूल शब्द से पहले और उपसर्ग जोड़ के देख लें। यदि शब्द बनता है तो निश्चित रूप से ये मूल शब्द है। तो इसमें जैसे प्रसन्न आ गया तो हमें सन में डाउट हुआ, तो इसमें दूसरा उपसर्ग जोड़ते हैं, आ जोड़ के देखते हैं, आसन शब्द बन गया तो इसका मतलब मूल शब्द है। प्रकार, इसमें कार में भी डाउट हो सकता है, इसके जोड़ते विकार, वी लगाते कार बन जाता है, विकार, तो इसका मतलब कार शब्द है। प्रमाद, माद शब्द में कै उपसर्ग जोड़ते, कै प्रत्यय जोड़ते क्या बन जाता है? मादक जो बन जाता है। प्रभाव, भाव तो अपने आप में अलग ही दिख रहा है। प्रमाण, अब प्रमाण, मान शब्द है, मान से क्या बना है? इसका यदि हम विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा? प्र और मान शब्द बनेगा। मान शब्द होता है जानते हैं, सम्मान, मान होता है,
लेकिन प्र में इधर रय है, री रय से के बाद यदि न आए तो न का अणय हो जाता है, तो मान के न का क्या हो गया, अणय हो गया। तो इसमें क्या है, प्र उपसर्ग है। प्रारब्ध, आरब्ध, प्र आरब्ध, आरब्ध शब्द होता है। प्रकीर्ण, फुटकर, चलता फिरता, काम चलाओ, कहीं से भी, सामान्य, सामान्य के संदर्भ में होता है फुटकर। प्रकीर्ण, इसमें कीर्ण शब्द जो है ये तत्सम है, लेकिन इसके पहले आकीर्ण जोड़ते हैं, आकीर्ण, विकीर्ण। प्रसिद्ध, सिद्ध शब्द तो होता ही है, ये तो हम अच्छे से अमूमन आता ही रहता है। सिद्ध, सिद्ध होना, सिद्ध करना। तो सिद्ध में प्रय जोड़ते ही क्या बन जाता है, प्रसिद्ध, प्रय उपसर्ग है। प्रख्यात पहले आ चुका है शायद, प्रख्यात इधर आ चुका है दोबारा। प्रगल्भ, जो ज्यादा बोलने वाला होता है, गल्फ ज्यादा बोलने वाला, उसको बोलते हैं प्रगल्भ। तो यहाँ प्र उपसर्ग है। प्रकृति, इसमें वी जोड़ते क्या बन जाता है, विकृति, प्र है। प्रलय, लय, इसमें यदि आ जोड़ते तो क्या बन जाता है, आलय। तो इन सब में क्या है, इन शब्दों को एक एक बार जरूर पढ़ें और इनका विच्छेद करके अच्छे से समझ लें, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट शब्द हैं ये सारे के सारे परीक्षा की दृष्टि से। अब आगे वाला देखिए मित्रों, प्र के बाद प्रति। और परीक्षा में अमूमन ऐसा शब्द आता है जिसको लेकर के आपको संदेह होता हो, सरल कभी नहीं आता, और वैसे ही शब्द ज्यादातर मैंने इसमें डाले हैं। अब प्रति का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, सामने, जैसे प्रतिबिंब सामने, विपरीत, बराबरी, दिशा, उल्टा, हर एक, इस तरह के ये अर्थ निकलते हैं कि ये जैसे प्रति शब्द हम किसी शब्दों के साथ जोड़ते हैं तो अलग अलग शब्दों से कुछ इस तरह के अर्थ दिया करता है। जैसे प्रतिवादी, एक तो होता है वादी और एक प्रतिवादी। जो न्यायालय में वाद दायर करता है वो वादी, और उसके विरुद्ध में जो करता है वो क्या कहलाता है, प्रतिवादी कहलाता है। तो प्रति उपसर्ग है। प्रतिकूल, अब प्रति के स्थान पर अनु जोड़ के देख ले, अनुकूल। प्रतिवर्ष, वर्ष शब्द तो अलग ही दिख रहा है, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, तो प्रति अलग साफ है इसमें। प्रतिदिन, इसमें पता चल रहा है। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि कौन होता है, जिसको हम अपने अधिकार देते हैं, जैसे जन प्रतिनिधि, नेतृत्व करने वाला प्रतिनिधि होता है। तो इसमें निधि शब्द अपने आप में अलग, जैसे निधि का क्या होता है, धरोहर होता है। प्रति जोड़ते क्या बन जाता है, इसका नेतृत्वकर्ता बन जाता है। प्रतिवाद, वाद के विरुद्ध या सामने से जो वाद दायर करता है वो क्या कहलाता है, प्रतिवाद कहलाता है। प्रत्यक्ष, इसमें यण स्वर संधि है, इसमें होगा प्रति प्लस अक्ष, हम पढ़ चुके हैं यण स्वर संधि। प्रतिक्षण, सरल है, प्रतिक्षण तो होता है। प्रतिध्वनि, प्रत्येक, यण स्वर संधि है। प्रतिइक, प्रतियोगी, वी जोड़ते क्या बन जाता है, वियोगी। प्रतिबिंब, एक तो होता है बिंब और एक होता है प्रतिबिंब, जो हमारा बिंब यानी परछाई बन गया कह सकते हैं। जैसे आईने में हम देखते हैं तो हमारा सामने जो फोटो दिखाई देता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। तो प्रतिबिंब शब्द होता है। बिंब साहित्य में आपने पढ़ा होगा, शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना के सहारे बनने वाली जो मानस छवि होती है उसको क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं, जो हमारे मानस में बनती है। लेकिन प्रतिबिंब, जो हमारी छवि बन रही हो सामने हो, उसको प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसमें प्रतिबिंब है। प्रतिज्ञा, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। प्रतिज्ञा, इसमें प्रति उपसर्ग है या नहीं, ज्ञा बचता है, लेकिन हमने थोड़े समय पहले ही इसमें पढ़ा है, आज्ञा पढ़ा है। आज्ञा में उपसर्ग होता है, तो ज्ञा क्या है, मूल शब्द है ज्ञा, याद रहे। इसमें आप जोड़ करके क्या देखेंगे, जैसे आपको संदेह हो रहा तो आप जोड़ेंगे आ उपसर्ग जोड़ के देखते हैं, मतलब क्या होता है, ज्ञा बन जाता है, आज्ञा। प्रतिघात, घात करना, धोखा करना, प्रहार करना, प्रतिघात बदले में घात करना। प्रतिमूर्ति, सरल है। प्रति उत्तर, यण स्वर संधि, ये का ई बना दो आप तो क्या बना, प्रति उत्तर बन जाएगा। प्रतिवेदन, इसमें प्रति के स्थान पर आ लगाते क्या बन जाता है, आवेदन, तो वेदन शब्द हुआ ना। प्रतिरक्षा, रक्षा शब्द सरल है। प्रतिरक्षा,
रक्षा के संदर्भ में आता है ये प्रतिरक्षा करना। तो इसमें प्रति सरल है, प्रतिलिपि ये भी सरल है क्योंकि लिपि शब्द जाना पहचाना, इसमें प्रतिलिपि है। कुछ भी लिखा हुआ उसकी प्रतिलिपि यानी फोटो निकाल लेना, प्रतिलिपि। प्रतिध्वनि, ध्वनि के बदले जो ध्वनि आती है। प्रतिशत, 100 का 1, प्रति का मतलब 1/100 प्रतिशत। प्रतिमा, प्रति और माँ, इसमें जरूर आपको थोड़ा सा संदेह हो सकता है। प्रति और फिर माँ बचता है, इसको थोड़ा सा याद रख लेना। बाकी कुछ न कुछ और ऐसे उपसर्ग लगा करके जरूर देखें, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। कोई उपसर्ग मिल जाएगा जो माँ से पहले लगता हो, ठीक है। और ऐसा कोई शब्द बना है जैसे प्रति माँ, मुझे ऐसा कोई शब्द ध्यान में नहीं आ रहा है, इसलिए इसको ऐसे याद जरूर रख लेना। इस तरह के शब्द जो है ये कंफ्यूज करते हैं। प्रतिमा में याद रखना प्रति उपसर्ग होता है। अब इसमें एक शब्द होता है, जैसे निराला की एक रचना है अतिमा, शायद ये इससे मिलता जुलता शब्द है, इसमें अति उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसमें प्रतिमा में प्रति उपसर्ग लगा हुआ, याद रखना। प्रतिबंध ये आ चुका है पहले, और फिर भी आपको नहीं आया है तो सिंपल सा है, प्रतिबंध लगा देना। प्रतिबंध, बंद तो हम जानते हैं, बांध देना किसी चीज़ को, नियमों में बांधो चाहे रस्सी में बांधो बंद होता है। और प्रतिबंध, उस पर नियम थोप देना, प्रतिबंधित कर देना। प्रत्याशी, प्रति प्लस आशी। प्रतिद्वंदी, द्वंदी का मतलब विरोधी जो होता है प्रतिद्वंदी कहलाता है। द्वंदी शब्द हम जानते हैं। रूप सरल है, प्रतिरूप। प्रतिकूल, कूल का मतलब किनारा होता है। प्रतिकूल विपरीत। क्रिया, स्पष्ट दिख रहा है क्रिया शब्द। प्रतिकर्षण, कर्षण जो है इसमें आप देखें तो इसमें आ उपसर्ग जोड़ते क्या बन जाता है, आकर्षण बन जाता है। प्रतिपादन, इसमें निस जोड़ते क्या बन जाता है, निष्पादन, तो पादन शब्द होता है। प्रतिनियुक्ति, नियुक्ति और प्रति ये तो अलग अलग साफ साफ ही दिख रहे हैं। प्रतिशत आ चुका है। प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा प्रणाली, अपने जो सामने से हम पर आक्रमण कर रहा होता है तो उसके प्रति बदले में जो हम रक्षा का जो एक अपना एक दायरा बनाते हैं उसको बोलते हैं प्रतिरक्षा। इसके बाद है मित्रों परा उपसर्ग। परा का मतलब उल्टा, विपरीत। जय का विपरीत क्या बनेगा, परा उपसर्ग लगाते जय का विपरीत क्या हो गया, पराजय। पराजय का मतलब हार। पराभव, इसमें होता है भाव, पराभव, परा उपसर्ग इसमें मौजूद है। इसमें सम लगाते क्या बन जाता है, संभव, ठीक है। परा लगाते क्या बन जाता है, पराभव। पराभव का मतलब हार होता है। परावर्तन, वर्तन में यदि एल आ लगाते क्या बन जाता है, आवर्तन। और पराक्रम, तो इसमें क्रम शब्द तो अलग से दिख ही रहा है, प्रा। और इसमें कोई और उपसर्ग देखें आप, परा की जगह कोई भी उपसर्ग जोड़ के देखें। वी जोड़ते क्या बन जाता है, वी उपसर्ग जोड़ते विक्रम। अब पराकाष्ठा, काष्ठा चरम स्थिति को कहता है, तो इसमें याद रख लेना परा उपसर्ग है। पराकाष्ठा में परा उपसर्ग है। परामर्श, इसमें वी जोड़ते क्या बन जाता है, विमर्श बन जाता है। तो इसका मतलब मर्श शब्द को भी याद रख लेना, मर्श शब्द होता है, वी जोड़ेंगे तो विमर्श बन जाएगा। पराभूत, भूत शब्द का मतलब क्या होता है, बीता हुआ, जो बीत चुका है। तो भूत शब्द तो हम पढ़ चुके हैं। पराभूत होना। पराविद्या, परा का यहाँ भूत, परा का मतलब हो गया ऐसी विद्या जो उस श्रेणी में आती है जो हमारी दृश्यता से परे हो या हमारे संसार से परे की विद्या हो, उसको क्या बोलते हैं, पराविद्या कहते हैं। जैसे हमें स्वप्न आते हैं और
उसमें हम जो कुछ भी देखते सुनते हैं वैसी घटनाएं जीवन में हो जाती हैं। तो इस तरह का अध्ययन करने वाली जो होती है वो पराविद्या कहलाती है। तो उसको विद्या शब्द तो अलग दिख रहा है आपने को, तो यहीं पढ़ना। परालंबन, परावलंबन, इसमें ए लगाते ही क्या बन जाता है? अवलंबन बन जाता है। परावर्ती, निकटवर्ती, तो वर्ती शब्द क्या है इसमें? मूल है वर्ती। आ लगाते क्या बन जाता है? आवर्ती बन जाता है। तो वर्ती का याद रखना। पराशक्ति, शक्ति शब्द तो स्पष्ट दिख रहा है, पराशक्ति। प्रावृत, आ लगाते क्या बन जाता है? आवृत। परानुभूति, पर अनुभूति, यहाँ जो है ये शब्द, इसमें मित्रों क्या है? पर और अनुभूति है। लेकिन इसमें यह भी हो सकता है आ और ऐसे मिलकर के भी बना होता है परा अनुभूति। परानुभूति पर अनुभूति होता है, इसमें ज़्यादा सही यही होता है। इस शब्द के बारे में आपको मैं अगली क्लास में ज़रूर बताऊं, क्योंकि इसमें मुझे बड़ा संदेह है। इसमें पर उपसर्ग हो सकता है, परा नहीं हो सकता। पर अनुभूति, परानुभूति, ऐसा शब्द पहले भी एक बार एक परीक्षा में आया है और बहुत से लोगों ने गलत कर दिया था। तो ये शब्द मैं अगली क्लास में आपको याद से बताता हूँ, देख करके इसको एक बार नोट रखना कि इसमें परानुभूति बताने को तो बड़ा आसान है, हम बता सकते हैं कि जैसे परा कर दो, इसमें मौजूद आ और ए दोनों मिलकर के क्या बन जाता है? आ बन जाता है। और शब्द तो इसको बन जाता है, संधि के हिसाब से बन तो जाता है ये। लेकिन ये ऐसे ज़बरदस्ती बनाने से नहीं होता, इसमें मुझे काफ़ी हद तक संदेह है कि पर अनुभूति दूसरे की जो अनुभूति है उसको महसूस करना परानुभूति होता है। इसलिए इसको एक बार सस्पेंस में रखें, अगली क्लास में ज़रूर देख के बताऊंगा मैं। पर आयन, ये सही है, ये सर परा आयन, आयन ये सही है, इसमें नए का नए हो जाता है। प्रातंक, पर प्रातंक शब्द में परा है, प्रा आतंक, आ मिला हुआ है। परासर, इसमें भी सही है, परा और सर यहाँ से है, ये जो कोई संधि नहीं है। और परा आवर्तन, ये भी सही है दीर्घ स्वर संधि के हिसाब से। लेकिन इसको देख करके मैं बताता हूँ, बाकी सब में परा उपसर्ग है। अब परी का मतलब होता है चारों ओर, पर्यावरण, परी आवरण को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? पर्यावरण, चारों ओर, आसपास। कौन सा शब्द था? तो परानुभूति। परिवर्तन, तो इसमें तो स्पष्ट दिख रहा है, पहले बता चुका हूं। इसमें वर्तन में आ जोड़ते क्या बन जाता है? आवर्तन बन जाता है। परिक्रमा, ठीक है, इसमें परिक्रम और ये प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है। परि, जैसे कुछ शब्द हैं इसमें आप ये भी साथ में देख लें, परिक्रम, ये प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है। तो क्रम शब्द तो हम पहचानते ही अच्छे से। परिक्रम, परि का मतलब चारों ओर क्रमण करना, घूमना, परिक्रमा। परिणाम, परि और नाम होता है, ये याद रखना। इसका विच्छेद आप करते हो तो क्या होता है? नाम होता है। परिणाम, परिणाम कभी नहीं होगा। लेकिन नियम क्या है? रै, री, रै, से में से कोई सा भी हो प्रथम पद में और दूसरे पद में नय हो तो नय का क्या हो जाता है? णय हो जाता है। तो जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? परिणाम। अब यहाँ इसमें आप णाम होता है, णाम कुछ नहीं होता, नाम ही होता है। लेकिन जोड़ते ही क्या है? इस नियम के अनुसार इसमें क्या हो गया? नय का णय हो जाता है। जोड़ते हैं तो णाम हो गया। यहाँ णाम ढूंढने की कोशिश मत करना, णाम कोई मूल शब्द होता है नहीं, नाम मूल शब्द होता है। परिचय, नीचे, नी जोड़ते ही क्या नीचे बन जाता है। भ्रमण शब्द देखा हुआ है। परिपूर्ण, पूर्ण शब्द स्पष्ट है, अलग ही दिख रहा है। परिवार, स्पष्ट दिख रहा है, वार। और परिस्थिति, इसमें भी स्थिति शब्द अलग दिख रहा है। परिवेष्टन, ढकना। आवेष्टन, परिवेष्टन। परि और धी, धी आपको पहले ही बता चुका हूँ, धी पहले भी आया है। धी ये जो है
ये मूल जो है ना, सर्ग धी है इसमें, और परी इसमें उपसर्ग लगा हुआ। पूर्ण ये सब दिख रहा है। परिजन, जन शब्द ये तो अलग से दिख रहा है, परि उपसर्ग लगा, कोई संधि नहीं है। परिश्रम कोई संधि नहीं है, अलग से जुड़ा हुआ है। परिकल्पना इसमें भी कोई उपसर्ग नहीं है। परिभाषा इसमें भी कोई उपसर्ग नहीं है। और परिग्रह इसमें भी कोई, सॉरी उपसर्ग बोल रहा हूँ, इसमें कोई संधि नहीं है। परि उपसर्ग है सब में, लेकिन इनमें संधियाँ नहीं है। परिचित इसमें भी कोई संधि नहीं है, परि उपसर्ग लगा हुआ है। परिपाटी इसमें भी कोई संधि नहीं है, परि उपसर्ग लगा हुआ। परिपालन, परिकंप, भूकंप, भूपरी की जगह भू लगा, भूकंप। पार्श्व, पार्श्व गाय का ये नाम सुना हो तो पार्श्व शब्द तो होता ही है, कोई संधि नहीं है। प्रिकलन कोई संधि नहीं है। आकलन, प्रिकलन। परिक्रमण निश जोड़ते क्या बन जाता है, निष्क्रमण बन जाता है। परिचालन सम जोड़ते क्या बन जाता है, संचालन बन जाता है। परिक्रांत, क्रांत शब्द मूल होता है, आ जोड़ते क्या बन जाता है, आक्रांत। परिगणना, गणना शब्द तो अपने आप में ही अलग दिख रहा है। परिगुणन, गुणन शब्द मूल शब्द होता है, इसका खंड जोड़ते क्या बन जाता है, गुणन खंड। तो परि इसमें उपसर्ग अलग से दिख रहा है। परिग्राह्य, ग्राह्य का मतलब ग्रहण करना, परिग्राह्य सब तरह से हर एंगल से ग्रहण कर लेना। परिग्राह्य, ग्राह्य शब्द अलग दिख रहा है। परिघटन, और इसमें वी जोड़ते क्या होता है, विघटन, तो परि उपसर्ग है। परिचर्चा, चर्चा शब्द तो अलग से ही दिख रहा है। और परिचारिका, नौकरानी को कहते हैं चारिका, नौकरानी के संदर्भ पे आता है, तो इसमें परि उपसर्ग है, याद रखना। परिष्कार, इसका विच्छेद हम करते हैं तो परि ही प्लस कार होगा। इसमें आप ऐसा करने की कोशिश ना करें, परिष्कार, तो आपको लगेगा कि इसमें तो परिस है, परिस नहीं है, इसमें परिकार है, और इसमें परि उपसर्ग है। ठीक है। परि अटन, अटन का मतलब होता है घूमना, भ्रमण करना। परि का मतलब चारों ओर, सब तरह जो घूमता है उसको क्या कहते हैं, पर्यटन कहते हैं। तो परि अटन शब्द जो है ये क्या है, घूमने के संदर्भ में आता है, अटन। पर्यूषण, ये जैन धर्म का एक पर्व होता है, पर्यूषण। परिऊषण है ये, परि प्लस उषण, यणस्वर संधि। परिणय, विवाह को कहते हैं परि प्लस नय होता है। हृणय ढूंढने की कोशिश मत करना इसमें, हृणय कोई शब्द ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, हृणय नहीं होता है, नय होता है। परि नय, रह के बाद नय आते ही क्या होता है, हृणय हो जाता है। पर्यावरण, परि का मतलब चारों ओर, जो हमारे जो आवरण है पृथ्वी, वो क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। तो परि इसमें आवरण है, आवरण, आवरण से आप समझते ही, आवरण, ठीक है ना। तो इसमें परि उपसर्ग है। ये जितने शब्द हैं इस शब्द में क्या है, पर्यावरण, सॉरी परि उपसर्ग इसमें मौजूद है। इसके बाद देखें वी, ये सब देखते जाएं। इसमें यदि कोई ऐसे लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, उसके बारे में बताता हूँ, बाकी देखते जाएं, सरल है सारे। विख्यात, ये शब्द आया है पहले, प्रख्यात के संदर्भ में आया। प्रख्यात, विख्यात, विशेष ख्याति जिसने प्राप्त कर रखी है, विख्यात, वी उपसर्ग है। विपक्ष, विफल, विदेश, विवाद। अब वाद, इसमें सम जोड़ते क्या बनता है, संवाद, तो इसमें वी उपसर्ग है। विधवा, ये वाला शब्द आया है, तो धवा इसमें लग रहा है कि किसी भी एंगल से वी है क्या। धवा क्या होता है, धवापति को बोलते हैं, और वी का मतलब होता है रहित, जो पति से रहित हो उसको क्या कहा जाता है, विधवा कहा जाता है। विनाश, विसंगति, विहार, इनमें तो
आगे जो सर्ग यानी मूल शब्द हैं वो स्पष्ट दिख रहे हैं। विशिष्ट, शिष्ट शब्द, विशिष्ट, विशेष, शिष्ट, विशेष, महत्वपूर्ण। विहीन, हीन, विहीन, हीन शब्द में वी जोड़ दिया। विज्ञान, ज्ञान में वी जोड़ दिया। विज्ञान, विज्ञान का मतलब क्या हुआ? जिसमें विशेष यानी कि जिसमें क्रमिक अध्ययन होता हो, विशेष अध्ययन होता हो, तो उसको विज्ञान कहते हैं। विभाग स्पष्ट दिख रहा है। विशेष, शेष शब्द अपने आप में अलग दिख रहा है। योग शब्द अलग दिख रहा है। ग्रह भी अलग दिख रहा है। स्मरण करना, विस्मरण, स्मरण, विशेष रूप से किसी चीज़ को याद करना विस्मरण, बाकी याद रखना स्मरण। व्यवहार जो है इसमें आपको यण स्वर संधि के अनुसार इसको करना पड़ेगा। ये का बना दो ई तो बन जाएगा वी, और ये इसमें मौजूद ए है वी आओ हार, ऐसे होगा। इसमें हार क्या है? प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इसका विच्छेद होगा वी आओ हार, तो इसमें वी उपसर्ग है। विपुल, विपुल में विपुल का मतलब अथाह, इसमें वी उपसर्ग है। खंडन अलग से दिख रहा है, खंडन शब्द होता है। विकास, अब विकास में जो है ये उपसर्ग है या नहीं है, तो इसको याद रख लेना। विकास शब्द में उपसर्ग है क्योंकि काश मूल शब्द है। अब विरुद्ध, रुद्ध होना, रुक जाना, ये मूल शब्द है, वी उपसर्ग है। विकीर्ण में वी उपसर्ग है। और विजित, जिसको जित, जीत लिया गया हो विशेष रूप से, विजित, तो इसमें वी उपसर्ग है। विभूषण, विभूषण में स्पष्ट है, भूषण आभूषण को कहते हैं। विलोम, लोम अनु जोड़ते ही हो जाता अनुलोम। विकार, सर जोड़ते क्या बन जाता? सरकार मूल शब्द है ना। विभिन्न, भिन्न शब्द स्पष्ट दिख रहा है। विनय, इसमें अनु जोड़ते क्या बन जाता? अनुनय, यानी विनय मूल शब्द है। और विमुख, मुख तो स्पष्ट तौर से दिख रहा है। व्यक्ति शब्द जो है इसको देखें आप, वी प्लस अक्ति, इसका विच्छेद होता है। व्यक्ति, ऐसे होता है। व्यक्ति में वी उपसर्ग है, याद रहेगा। व्याकरण, वी प्लस आकरण। विमल, वी का मतलब रहित, मल मैल से रहित। विराम, आ जोड़ते क्या बन जाता? आराम बन जाता है। वितान, वी और तान। सन, सम जोड़ते क्या बन जाता? संतान। ठीक है, अब इसमें देखिएगा सम उपसर्ग जोड़ देते हैं तान में, तो मूल शब्द क्या बनता है? प्रथम पद के अंत में पांचवा वर्ण हो और फिर दूसरे पद के आरंभ में कोई सा भी वर्ण हो, तो ऐसी स्थिति में मैं का क्या हो जाता है? इसका पांचवा हो जाता है। तय का पांचवा क्या है? न है, तो क्या बन जाता है? संतान। तो संतान शब्द मूल हुआ ना। विप्रिय, विप्रिय का मतलब होता है बदलना। ठीक है, वि परि आय, इसमें दो उपसर्ग हैं। अभी एक प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा एग्जाम हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें पूछा गया था कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें 3 उपसर्ग लगे हुए हों। एक शब्द था, हाँ वो शब्द तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये जो शब्द है ऐसे भी प्रश्न आया करते हैं कि कौन से शब्द में 2 उपसर्ग लगे हुए हैं। इसमें लगे हुए हैं, देख लें आप। वी एक हो गया, फिर ये यण का क्या हो जाता है? यण संधि में ये का क्या हो जाता है? ई हो जाता है। ऊपर वाला रे, तो क्या हो गया? परी। इसमें मौजूद ए और ये क्या बच गए? आए। ठीक है, मूल शब्द क्या रहा है इसमें? आए। इसमें 2 उपसर्ग हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन इसमें 2 हैं, तो ये भी विशेष रूप से ध्यान में रखना है आपको। वी वाह, वी वाह का मतलब होता है वहन करना, तो इसमें वी उपसर्ग लगा हुआ है, याद रखिए। विरेचन, रेचन का मतलब होता है शुद्ध करना। विरेचन, अरस्तु का जो विरेचन सिद्धांत है उसमें ये शब्द आया है, रेचन क्रिया। विरेचन का मतलब पूरी तरह से शुद्धि करना। विप्रलंब, प्रलंब का मतलब, विप्रलंब का मतलब होता है वियोग। ठीक है,
अब इसमें उपालंभ वी और प्र दो हैं इसमें मित्रों। वी अलग है, प्र अलग है, दो उपसर्ग इसमें जुड़े हैं। इसमें उपालंभ, आलंभ और उपालंभ इसमें पूछा जाए तो दो हो जाएंगी। वी और प्र दो उपसर्ग हैं इसमें। जब तक इन शब्दों को आप संधि की दृष्टि से तोड़ मरोड़ नहीं लेते, इनका विश्लेषण नहीं कर लेते, तब तक आप ये नहीं सोचें कि हमें आने लग गए हैं। हर शब्द को आप कैसे बना है, इसकी व्युत्पत्ति कैसे है, मूल शब्द क्या है, इसको लगातार अभ्यास करने से होगा। ये एक बार ऐसे सरसरी तौर से पढ़ लेने से तो कुछ ही नहीं होता है। हाँ, इनको आप इतने सारे पढ़ लेते हो तो इससे रिलेटेड जितने प्रश्न हैं और ये जितने भी शब्द हैं उनको आप आसानी से कर सकते हैं। इससे संबंधित जितने भी शब्द आएंगे, इतने शब्दों को तो आप बार बार इन पर अभ्यास करते रहें, फिर गलती होने की संभावना कम रहती है। सु का मतलब होता अच्छा। अब इसमें जितने भी शब्द हैं, इसमें आप देख लें कि आगे वाले जितने शब्द हैं वो आपके जाने पहचाने, तो उसमें मूल शब्द वो हैं, आपको ये पता है, तो फिर सु उपसर्ग लगा हुआ अलग ही दिख जाएगा आपको। जैसे सुगम, इसमें आ जोड़ते क्या बन जाता है, आगम बन जाता है। जन शब्द सिंपल सा है, सुजन का मतलब अच्छे लोग। अवसर के आगे सु लगा हुआ है। सुभाषित, सुभाषित, भाषित का मतलब क्या होता है, सुभाष का मतलब होता है बोलना, और इत इसमें क्या लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है। सु का मतलब अच्छा, तो सुभाषित जो अच्छी वाणी उसको बोलते हैं सुभाषित, ठीक है। सुलभ, अब कि दुर लगाते क्या बन जाता है इसमें, दुर्लभ, तो लभ मूल शब्द हुआ ना। सुपात्र ये स्पष्ट है। सुयश, स्वल्प, तो इसमें क्या है, यण स्वर संधि है। इसमें यदि हम करते हैं तो इसका क्या बनेगा मित्रों, यहाँ ऑप्शन में ये आएगा कि इसमें स्व है या सु है, तो इसमें स्वल्प ऐसा शब्द है ना, तो यण स्वर संधि में क्या होता है, ये तो हो गया स आधा हलंत वाला, ठीक है। और इसमें ये का वह का यण स्वर संधि में क्या बनता है, ऊ बनता है, और वह में मौजूद ए था वो आगे आ गया, और अल्प, सु अल्प। अब ये शब्द आपको कंफ्यूज कर, स्व भी उपसर्ग होता है एक, आगे आएगा, और यहाँ भी आपको लग रहा है कि इसमें स्व अल्प हो सकता है, लेकिन यहाँ ध्यान करने की बात होती है कि इसमें इसको आप विच्छेद करके आप इसको देखेंगे तो क्या लगेगा, सु अल्प आएगा। तो इसमें कौन सा ऊपर सु उपसर्ग हुआ, सु उपसर्ग हुआ, ठीक है। सुलेख सरल है, सुमार्ग, स्वम। अब इसमें भी सेम यही स्थिति है, सु प्लस एम, ऐ, ये वाला इसका विच्छेद होता है। तो स्वम में याद रखना कि इसमें सु उपसर्ग है, इसका होगा सु प्लस ऐ, ये वाला होगा। तो स्वयं में सु उपसर्ग है, याद रख लेना। सुवास, नी जोड़ते क्या बन जाता है, निवास बन जाता है। स्वागत, अब ये शब्द छोटी परीक्षाओं में, बड़ी परीक्षाओं में बहुत बार आया है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लें कि जो भी आप जोड़ते हैं, ठीक है ना, उसको जोड़ने के बाद दोनों का जो अर्थ है वो मूल शब्द से मिलना चाहिए। अब यदि स्वागत का मैं ऐसे कर देता हूँ, देखने में तो क्या लगता है, बड़ा सरल लगता है, जैसे स्व प्लस आगत कर दिया, ठीक है, लेकिन ये गलत है। अब ये गलत है क्यों, उसके बारे में देखें आप। स्व का मतलब खुद, और आगत का मतलब आना, खुद का आना। यदि मान लो इन दोनों का अर्थ ये हो भी गया, तो स्वागत जो शब्द है, मूल शब्द, उसका क्या अर्थ है, कोई आता है और उसकी जो हम मेजबानी करते हैं, प्रसन्नता जाहिर करते हैं, तो वो स्वागत होता है। इस शब्द का तो ये अर्थ हुआ, लेकिन इन दोनों का मैच कर रहा है क्या, सुआगत, खुद का आना, लेकिन नहीं। अब इसकी जगह हम सु कर देते हैं और फिर आगत, तो किसी का आना अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम जोड़ सकते हैं, स्वागत करते हैं, किसी का आना हमें अच्छा लग रहा है, इन दोनों शब्दों का इससे जुड़ रहा है। तो इसमें क्या है मित्रों, सु में सेम वही स्थिति है, स्वागत शब्द है तो ये इसका क्या बन जाता है, वह का क्या बन जाएगा, सु प्लस
आगत। अब इन दोनों का जो है इससे जोड़ करके देख लो आप, मैच बैठता है इसमें। सु अच्छा, किसी का आना हमें अच्छा लग रहा है, इसलिए हम प्रसन्न होकर उसका मेज़बानी कर रहे हैं, उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो स्वागत शब्द इससे जुड़ जाता है। इसमें बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, स्व दिखते इसमें स्व बता देते हैं, सु दिखते ही सु बताते हैं। शब्दों को थोड़ा बहुत आप तोड़ मरोड़ के देखें आप। स्वागत सुशासन, इसमें को जोड़ दो कुशासन हो जाएगा। सुभाषित शब्द पहले आ चुका है। सुक्ति, सु और उक्ति, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। अब इसमें सु ऐसे वाला दिख गया तो आपको लगेगा कि इसमें है नहीं, लेकिन इसमें है सु प्लस उक्ति, ठीक है। ये उ और ये उ मिलके क्या बन जाता है, बड़ा उ बन जाता है। इस उ को इसमें मिलाते क्या हो जाएगा, बड़ा उ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सुक्ति। सु का मतलब अच्छा और उक्ति का मतलब कथन। तो यहाँ भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। सुदर्शन, सु का मतलब अच्छा, अच्छे दर्शन, स्पष्ट दिख रहा है। सुशिक्षित, शिक्षित शब्द अलग से दिख रहा है, सु अच्छी तरह से। सुयोग, अब इसमें दुर्योग, कुयोग, बहुत सारे शब्द होते हैं, जोड़ते बनता है, तो योग तो स्पष्ट दिख रहा है। सु अवसर, अवसर शब्द अलग दिख रहा है, सु भी अलग दिख रहा है। सुदीर्घ, दीर्घ का मतलब सुदीर्घ लंबी परंपरा। सुवास, आ जोड़ते क्या बन जाता, आवास। सुडोल, डील डोल, ये सब सुना हुआ है ना। तो डोल किसको कहते हैं, डोल जो एक आकार होता है शरीर का, उसका सुडोल का मतलब सुंदर गठन। इसमें देख सुघड़, गढ़ना, बनाया हुआ, सुघड़ अच्छी तरह से बनाया हुआ, सुघड़, इसमें भी सु उपसर्ग है। सुफल, इसमें साफ दिख रहा है। सुग्रास, ग्रास, ग्रास लेना शब्द होता है, यह आता रहता है हमारे सामने। सुरम्य, दो करते क्या बन दुरम्य। सुपाच्य, जो अच्छे से, पाच्य मतलब पचने वाला, सुपाच्य अच्छे से पचने वाला, सुपाच्य। सुदूर, दूर शब्द अलग दिख रहा है। सुगंध, गंध मूल शब्द होता ही गंध है। गंध में यदि सु जोड़ देते हैं तो अच्छी गंध है, दू जोड़ देते हैं तो दूर, दूर जोड़ देते हैं तो क्या होता है, बुरी गंध। तो गंध शब्द अपने आप में। स्वस्ति शब्द में फिर से देखना वैसा ही है जैसा स्वागत में बताया था, सु प्लस अस्ति, स्वस्ति, तो इसमें सु उपसर्ग है, एंड स्वर संधि। सुशील, शीलवान, वान प्रत्यय जोड़ते ही इसमें क्या बन जाता है, शीलवान। और शील शब्द मूल है, सु जोड़ते ही इसमें शिव उपसर्ग जोड़ते क्या बन जाता है, सुशील बन जाता है। सुकुमार, कुमार का मतलब जो कमारा शब्द जो है ये कुमार का ही तद्भव है ये। तो इसे नेक्स्ट देखें मित्र, सम उपसर्ग। सम, इसमें हम जो संधि पढ़ी थी व्यंजन संधि, उसमें बहुत बार आया है सम, सम इस तरह का। तो इसमें पूर्णता, साथ, सुंदर, उत्तम, संयोग, अच्छी तरह ये वाले अर्थ निकला करते हैं। संयोग, तो इसमें क्या है, समयोग। अब आप देखेंगे कि ये संयोग एक बता देता हूं मैं आपको, इसका विच्छेद होगा, वो क्या होगा, सम प्लस योग। अब हमने नियम क्या पढ़ा था व्यंजन संधि में, प्रथम पद के अंत में मैं हो, ठीक है, और दूसरे पद के आरंभ में कोई भी वर्ण हो, उस वर्ण का मैं के स्थान पर उस वर्ण का क्या हो जाता है, पांचवा हो जाता है। मान लो यहाँ सम और चय होता, ठीक है, तो भी ये नियम कैसे बनता, प्रथम पद के अंत में मैं हो और दूसरे पद के आरंभ में कोई सा भी वर्ण हो, उस मैं के स्थान पर उस वर्ण का क्या हो जाता है, पांचवा। चय का पांचवा क्या है, ये ऐसे तो लिखा जाता है संचय, यानी इसका पांचवा यहाँ बन जाता है मैं के स्थान पर। अब इसमें देखें आप, नियम यह है कि सामने वाला जो शब्द है उसका पांचवा कहाँ आ जाएगा, मैं के स्थान पर आ जाएगा। अब आगे क्या है मित्रों, ये है, तो ये रे ले वे, इसका पांचवा तो होता ही नहीं, और जिसका पांचवा नहीं होता है ऐसी स्थिति में मैं का क्या बन जाता है,
अनुस्वार बन जाता है। तो इसका विच्छेद आप करेंगे तो इसका विच्छेद क्या होगा, सम योग। तो उपसर्ग इसमें संयोग में क्या हुआ, सम उपसर्ग हुआ। ऐसे अब संस्कार शब्द है, इसमें भी क्या आएगा, सम और कार आएगा। इसमें नियम है कि सै का आगम होता है। समतुष्ट, तय का पांचवा आ गया न, संतुष्ट। समकालीन ये सरल है। संप्रदाय, ठीक है, प्रदाय देना। समभाव, इसमें क्या है, यहाँ सम आधा मैं क्यों आया है, क्योंकि भय का पांचवा क्या होता है, मैं ही होता है, इसलिए इसका पांचवा ही आ गया। तो समभाव याद रहे, समभाव में सम उपसर्ग लगा, सम प्लस भाव। समसार अभी बताया था, से है, पांचवा सै का भी नहीं होता, इसलिए क्या आ गया, इस पे अनुस्वार आ गया। सममोहन, सम मोहन, इसमें कोई भी संधि नहीं। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि आगे मैं है तो मैं का पांचवा क्या आ गया, मैं का मैं ही रह गया। सम्मोहक, सममोहक, सम्मेलन, मिलना, मेलन का मतलब मिलना। संगीता, समगीता, ठीक है। तो इसमें इसको यहाँ आप देखेंगे गए का पांचवा क्यों नहीं आया, तो पुरानी किताबों में आप देखेंगे तो ऐसा लिखेगा, मिलेगा आपको संगीता, ऐसा मिलेगा। लेकिन ये लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए नागरी लिपि परिषद ने इसको क्या किया, ऐसा लिखने के लिए आदेश किए कर दिए हैं। तो ये सही माना जाएगा संगीता। लेकिन नियमानुसार क्या है, ये है न आएगा इसमें, और पुरानी किताबों में ऐसा ही आता था। और सम्मन, सम्मन, सम्मन का मतलब है जो कोई भी अपराधी को या न्यायालय जब अपने पास बुलाता है, तो ये फारसी का शब्द है, तो उसको बोला जाता है सम्मन भेजना, उसको सम्मन। ये तो इसका विच्छेद होगा सम्मन। समभ्रांत, सम भाव तय अलग से है। समबल, सम्मुख, समकीर्ण, संप्रेषण, संपर्क, संपूर्ण, संतोष। अब इस पे बिंदी नहीं है, ये संतोष कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं ना, तो वो गलत है। व्याकरणिक नियमों संतोष ऐसा नहीं लिखा है, संतोष ये वाला सही है, क्योंकि सम प्लस तोष होता है और तय का पांचवा नय होता है, इसलिए यह नय आएगा, अनुस्वार कभी नहीं आएगा, ठीक है। समुच्चय, सम और उत्चय ऐसे होगा, ये व्याकरणिक नियमों के अनुसार है। इसमें क्या है, सम, उत और चय, इस तरह से इसका विच्छेद होगा। इसमें दो उपसर्ग लगे हुए हैं, याद रखना। और चय मूल शब्द है, जैसे इसमें चय में सम जोड़ देते हैं, संचय, संचय बनता है ना, तो इसमें दो उपसर्ग हैं, सम, उत, चय। यदि इसका विच्छेद करते हैं तो सम आ गया, फिर उसके बाद में उत है और चय है, इनको जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, तय दय के बाद यदि चय हो तो तय दय का क्या हो जाता है, चय हो जाता है। तो ये तो बन गए उच्चय और सम, समुच्चय। याद रखना इसमें दो उपसर्ग हैं। समृद्ध, सम प्लस रिद्ध। समकृत, सम प्लस कृत यानी संस्कृत। इसमें स का आगम होता है संस्कृत में। सम और कृत ये इसका विच्छेद होता है और उसके बाद क्या है, स का आगम हो जाता है, इसलिए ये ऊपर चला जाता है। समन्यास, इसमें वही है, मैं के बाद न है, न का पांचवा क्या होता है, न तो पांचवा नहीं होता है, संन्यास। संरक्षण, समग्रह, संहार, समग्राम। अब मैंने आपको बताया था ये वाला जो है ये फिलहाल प्रतिबंधित है कि ऐसा न लिखा जाए, और ये ऐसा लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इस लिपि में, तो इसकी जगह इसको लिख दिया जाए। तो ङ जो लिखा जाता है पांचवें के रूप में, उस ङ की जगह इस बिंदी को लगाने का आदेश है। समायोजन, सम आयोजन, सम आचार। तो ये मित्रों सम भावना, सम प्रदान, सम भोग, समकार। यहाँ संस ढूंढने की कोशिश मत करना, ये है सम प्लस कार, और कृतकार कर आदि आ जाते हैं सम के बाद, ये हमने पढ़ा था।
पहले सम हो प्रथम पद में और उसके बाद कृत प्रत्यय से बने हुए कोई भी शब्द हो, कर कार कुछ भी आ जाए तो श का आगम होता है। तो ये संस्कार में भी ऐसा होता है, संस्कृत में भी ऐसा होता है। सम प्लस कृत, उसमें भी कृत कार कर कुछ भी आ जाए सम के बाद तो क्या हो जाता है, स का आगम हो जाता है, दंते स का आगम होता है। तो इसमें भी ऐसा हुआ। तो संस्कार को आप ये भूल ना करें कि इसमें सम उपसर्ग है या नहीं। ऊपर बिंदी लिखी हुई है, डेफिनेटली सम उपसर्ग होगा, स का यहाँ लोप होता है। और सम आधि, सम आस, ठीक है। तो ये शब्द हैं। अब हम अगली क्लास में पढ़ते हैं हिंदी के उपसर्ग। ये थोड़े से बचे हैं, बहुत जल्दी इसको पूरा कर देंगे। धन्यवाद बेटो, आज की क्लास यहीं तक।